हेलो एवरीवन। आप सभी का नमस्कार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमें इकोनॉमिक्स का पढ़ना बहुत आवश्यक है। ना सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि हमें इकोनॉमिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। साथ ही साथ हमें उन कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन भी समझना है। इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं इकोनॉमिक्स आपके लिए एकदम सिंपल शब्दों में आपके सामने पेश करूंगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स देश के हर गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी अगर हम सिंप्लीफाइड वे में बात करें, यानी अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स जो है 15 से 25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं कहूं ऑन एन एवरेज हर तीसरा या चौथा सवाल इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए मेंस की तो जी हां, मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जान लेना है। चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि इकोनॉमिक्स का सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेबस। इस लेक्चर में और इस पूरी सीरीज में हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सिलेबस। हम सिलेबस को समझेंगे कि रियलिटी में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है। इस पूरी सीरीज को हम प्रीलिम्स कम मेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ पढ़ेंगे। बात आ रही है समझ में? अब अगर मैं आपसे बात कहूं तो मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या वो चीजें होंगी देखते हैं। इस सीरीज को पढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ चीजों की जरूरत है। क्या चीजें हैं सर? वो सबसे पहले जो मुझे चाहिए आप लोगों से वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आगे हर कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहेगा। यानी जो पहली क्लास होगी वो आखिरी क्लास तक कनेक्टेड होगी, आखिरी क्लास पहली क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होगी, आखिरी क्लास का जो फंडामेंटल होगा वो पहली क्लास से जुड़ा होगा। यानी आपको एक एक क्लासेस सीक्वेंस वाइज पढ़नी होगी। साथ ही साथ इस सीरीज में हम और क्या क्या देखेंगे, किन स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद रहेगी, किन एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगी, हम इन सभी चीजों के ऊपर यहां चर्चा करेंगे। देखा जाए तो दूसरी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप इस चीज का प्रॉपर नोट्स बनाएं। जो यहां लिखा हुआ है उसका नोट्स बनाएं, जो मैं लिखवाऊंगा उसका भी नोट्स बनाएं। समझ रहे हैं? बेस हमारा हमेशा एनसीईआरटी ही होगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी को ही हमेशा बेस मानकर चलना है। परंतु किंतु लेकिन अगर आप कभी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 11th क्लास को उठा लेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, आपका सर उथल पुथल होने लगेगा और आप बिल्कुल परेशान से हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स है वो काफी टेक्निकली तरीके से लिखी गई है। उसे समझना बिना टीचर के आसान नहीं है। इसीलिए मैं प्रतीक कुमार आपको इस पूरी सीरीज में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि मैं आपको वादा कर सकता हूं कि मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का भरपूर प्रयास करूंगा। इकोनॉमिक्स को हम यहां जिस तरीके से पढ़ेंगे
उस तरीके को भी अभी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले सिलेबस समझेंगे कि रियलिटी में हमें जिस एग्जाम को पढ़ना है उसका सिलेबस क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पर जो सिलेबस डाला है, अगर आप वो समझेंगे तो वो मेजरली यूपीएससी के एग्जाम के लिए होगा, लेकिन साथ ही साथ वो अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी अगर मैं नोट्स की, अगर यहां पर बात चल रही तो नोट्स की कहूं तो आप इस पीपीटी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, ये किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा? अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। याद रहिएगा, यूपीएससी हम प्रीलिम्स और मेंस कम पढ़ रहे हैं, यानी प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैं आपको साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी सिखा दूंगा, यानी हम साथ ही साथ इसकी आंसर राइटिंग करने का भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहां पर हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहां पर और अदर एग्जाम्स जो आ गए हैं वो है एनडीए या सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सीजीएल प्लस सीएचएसएल, यहां दोनों एग्जाम्स कवर हो जाएंगे आपके। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये भी मैं यहां आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा। यानी टोटल ओवरऑल तरीके से बात करें तो लगभग आपके मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स जो हैं, इसमें आप बैंकिंग की इकोनॉमिक्स भी डाल लीजिएगा, बैंकिंग की कुछ हद तक इकोनॉमिक्स भी यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कवर हो जाएगी, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज कवर हो जाएगी। यानी हम लगभग हर एग्जाम को, जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, इवन कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स को भी यहां पढ़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। एग्जाम्स के बाद अगर हम आगे की बात करें तो इस सेशन में और इस पूरी सीरीज में हम जो पढ़ेंगे वो भी यहां देख लेते हैं। हम यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लेंगे जो आपको अक्सर परेशान करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें परेशान करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, जैसी चीजें अक्सर हमें परेशान करती हैं। तो हम यहां इन्हें भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स बहुत टाइप की होती हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर लेवल वाइज बात करें, हम स्कोप वाइज बात करें, यानी एरिया वाइज बात करें, तो एक होती है इंडियन इकोनॉमिक्स, एक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। हम यहां पर इंडियन इकोनॉमिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे ही हम यहां पढ़ेंगे, जैसे WTO हो गया, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया। कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस जो रहेगा इंडियन इकोनॉमी पर रहेगा। साथ ही साथ हम इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी। आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, आपको क्लासेस स्टेप वाइज स्टेप्स लेनी है, यानी आपको क्लासेस जो लेनी है वो सीक्वेंस वाइज पढ़ने का प्रयास करना है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्लासेस को सीक्वेंस वाइज पढ़ें, ये ज्यादा फायदेमंद होगी। मगर अगर आपने बेस पढ़ा हुआ है तो आप आगे की क्लासेस को पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नोट्स हमने देख लिए यहां पर।
एनसीईआरटी बेस्ड हमें पढ़ने हैं, इस पीपीटी से भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्स जनरली मैंने इस पीपीटी में एनसीईआरटी को शामिल कर लिया है, इस पीपीटी में लगभग एनसीईआरटी सब कुछ शामिल कर लिया है मैंने यहाँ पर। एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, और इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस पढ़ना है। 5th नंबर पे जो पॉइंट आएगा वो हमें सिलेबस पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को पढ़ने से पहले, किसी भी एग्जाम के बारे में पढ़ने से पहले सिलेबस को जान लेना बहुत जरूरी है। जिस युद्ध को आप लड़ना चाहते हैं, उस युद्ध में आप किस से लड़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानना तो जरूरी होगा ना। यानी आपको अपने विरोधी को जानना बहुत जरूरी है जब भी आपको युद्ध करें। जीवन भी संघर्ष है, और ये एग्जाम उस संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमें इस एग्जाम को पढ़ने के लिए पहले, इस एग्जाम को लड़ने के लिए पहले हमें इसका सिलेबस जान लेना जरूरी है, जो सिलेबस हम डिटेल में आज समझेंगे। इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम सिलेबस को समझेंगे। यूपीएससी प्री कम मेंस का मेजर सिलेबस हम समझ लेंगे, क्या सिलेबस है। और अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में बात करें और सिलेबस के आगे बात करें, तो इसका एक एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में कितना वेटेज है ये बहुत मायने रखता है। यूपीएससी एग्जाम में इकोनॉमिक्स का वेटेज प्रीलिम्स में 15 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी 1/3 तो आप मानकर ही चलो, ठीक है। 1/4 तो आप मानकर चलो, 1/3 ज्यादा हो जाएगा, 1/4 हम मान के चलते हैं, ठीक है। 1/4 से 1/5 हिस्सा इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। यानी अगर मार्क्स वाइज हम बात करें तो प्रीलिम्स में ये 1/4 से 1/5 मार्क्स गेन करता है। यानी अगर मैं इसे काउंट करूं तो हर चौथा सवाल, एवरी 4th क्वेश्चन, यानी 100, आप बेसिकली इतना सा मान लो कि 15 से 25 क्वेश्चंस आपके बीच में आपको एग्जाम्स में अक्सर फेस करने को मिलेंगे। 15 से 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। यानी अगर 15 क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं, तो 15 दूना 30 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं जा रहे। बात आ रही है समझ में? तो ये एक मार्क्स का पैटर्न रहा। अदर एग्जाम्स में, इवन मेंस में भी इसका काफी अच्छा वेटेज है। इसके अलावा बात करें, इस सीरीज में हम सिलेबस के साथ साथ जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पीवाईक्यूज को भी फेस करेंगे कि पीवाईक्यूज क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज को हम साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में समझते जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे कैसे आए हैं, उनको भी समझेंगे। प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज को हम समझने का यहां प्रयास कर लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को हम यहां पर समझ लेंगे। इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चों को, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में परेशानी आना एक स्वाभाविक सी, यानी नेचुरल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हर बच्चा कॉमर्स से संबंधित नहीं होता है, कॉमर्स स्ट्रीम या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होता है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये मेरा पैशन है। यानी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा डिटेल में। मैं आपको स्कॉलर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स इस हद तक पढ़ाऊंगा कि उसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। यानी मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना भरपूर प्रयास करें और इन चीजों को, इन वीडियोस को डिटेल में समझें। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो आपको, आप मेरे मेल आईडी पर डिटेल में उस डाउट को लिखकर भेजें। मैं विद इन 24 आवर्स में
आपको वो डाउट सॉल्व करके दूंगा, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा नीचे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर बात छूटती है तो वह हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर, यानी हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। टॉपिक में आज का टॉपिक सिलेबस रहेगा। हमें इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो एक बार हमें जानना है कि हमारा विरोधी कौन है, कैसा है, उसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, हमें उसको डिटेल में समझना है। मेरा गोल है, मुझे इकोनॉमिक्स को घर घर तक पहुंचाना है, यानी हर बच्चा इकोनॉमिक्स में मजबूत रहे। इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए यानी अर्थशास्त्र, अर्थ यानी पैसा, मनी, और मनी को समझने का शास्त्र यानी मनी को समझने की पढ़ाई इकोनॉमिक्स कहलाती है। यानी इकोनॉमिक्स इज अ सेंटर, मनी इज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी इज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी रिवॉल्व्स अराउंड द इकोनॉमिक्स। जैसे सूरज जो है, धरती जो है सूरज के चक्कर लगाती, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स मनी के चक्कर लगाती है। इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द करेंसी और मनी। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इकोनॉमिक्स आप बेसिक प्रक्रिया है जो आप स्वाभाविक रूप से डेली लाइफ में आप इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे हैं। आज के समय में इकोनॉमिक्स के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप डेली लाइफ में फेस करते हैं। अगर आप सब्जी मंडी जाते हैं, अगर आप एक फोन खरीद रहे हैं, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे कोई डील कैप्चर कर रहे हैं, तब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तब भी इकोनॉमिक्स ही लग रही है। अगर आप रेलवे का कोई टिकट खरीद रहे हैं या एसी कोच का रिजर्वेशन का कोई टिकट खरीद रहे हैं, तब भी इकोनॉमिक्स का खेल हो रहा है। यानी देखा जाए तो आप चारों तरफ से इकोनॉमिक्स से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से। मेरा नाम है प्रतीक, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं और मेरी पीएचडी चल रही है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर ही, इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर ही। और यहां से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो इस पूरी जर्नी में हमें जो जो पढ़ना है वो बेसिक टर्म्स यहां मैंने लिखे होंगे। ये वो टर्म्स हैं जो आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। उन्हें मैंने सिलेबस में जो बहुत सारे शब्द लिखे हैं उन्हें मैंने ब्रॉड वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है, ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, और इन टॉपिक्स को हम एक एक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उन्हें डिटेल में समझेंगे। ये ब्रॉड टॉपिक्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक्स में आएगा सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं भैया। क्या समझने हैं भैया? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमें समझना है। यहाँ पर आप देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर एक मिनट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं यहां बात करूं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसी कई सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अक्सर परेशान करेंगे। उन शब्दों को, उन टर्म्स को हम यहां पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम फंडामेंटल्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो टॉपिक है बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। लेकिन बजट एंड फिस्कल पॉलिसी पहले हम सेक्टर्स पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, सेक्टर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इकोनॉमिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। हर सेक्टर को हम
इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, हर सेक्टर को हम डिवाइड करेंगे और हर सेक्टर को हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे और पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम न्यू सेक्टर्स को पढ़ेंगे, न्यू सेक्टर्स को जानेंगे कि आज के समय में क्या क्या नए सेक्टर्स इमर्ज होकर आ रहे हैं, व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टुडेज सिनेरियो। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज की सोसाइटी में, आज के सिनेरियो में, आज के वर्ल्ड में। ना सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें डिजिटल करेंसी को भी पढ़ना होगा, हमें एआई को भी पढ़ना होगा, एआई का इकोनॉमिक्स के ऊपर इंपैक्ट पढ़ना होगा, डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी को हमें पढ़ना होगा, उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहेगा, आरबीआई की इकोनॉमिक्स, आरबीआई की पॉलिसी क्या रहेगी डिजिटल करेंसी को लेकर, क्या आरबीआई अपनी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ऐसे नए सेक्टर्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, उन्हें देखेंगे। हम बजट और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, बजट क्या होता है, बजट कौन बनाता है, बजट में कितने हिस्से होते हैं, बजट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन सभी को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा कहां कहां से कितना हो रहा है, हमें किस कंट्री से कितना बेनिफिट मिल रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है या एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हम घाटे में हैं यानी हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, सरप्लस में हैं या डेफिसिट में हैं, इसके बारे में जानेंगे। आप देखो इन सभी में, इन सभी पॉइंट्स में कहीं भी आपको मनी से दूरी देखने को नहीं मिलेगी, आप हमेशा मनी के नजदीक रहेंगे, करेंसी या किसी ट्रांजैक्शन के नजदीक ही रहेंगे। और देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट को यहां समझ लेंगे कि बैंकिंग सिस्टम देश का कैसे चल रहा है, आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी का क्या रोल है, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट कैसे डिसाइड की जाती है, क्या चल रही है, कितने टाइप की रेट से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट है या कैश रिजर्व रेशो है, इन सभी को प्रयास करेंगे पढ़ने का, डिटेल में पढ़ने का। फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में आज की कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उनको समझ लेंगे। मनी मार्केट में जो डे टू डे बेसिस के या शॉर्ट टर्म बेसिस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आएंगे, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। और देखें चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमी समझेंगे हम कि इकोनॉमी में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर करंटली फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में आज के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, हम इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सब्सिडी इतनी ज्यादा मिल रही है कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, पब्लिक की आदत खराब हो रही है। ठीक है, बैंक फ्रॉड्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। नेशनल इकोनॉमी, अच्छा आप यहां देखो ये सिलेबस जो है ना, इसमें अभी तक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आया है, इसमें कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिया है, वो सीधा आपसे इंप्लीमेंटेशन पूछ रहे हैं कि भैया नया सेक्टर आया है, उसका देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, समझ रहे हो। वो पूछ रहे हैं कि देश में कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा हमें बेनिफिट दे रहा है, सीधा रिजल्ट चाहिए इन्हें। यूपीएससी आपसे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछता है, यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। आज के सिनेरियो में, आज के इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम में बच्चे कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से रट लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर उन कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करना नहीं आ पाता। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, हर रियलिस्टिक एग्जांपल्स देकर। बिल्कुल। इसके बाद बात करें, अच्छा इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि आज के बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो याद है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि आप देखेंगे कि आज का यूथ जो है वो
पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड जैसी चीजें ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। अब आप समझिएगा, अगर आप पिज्जा जैसी चीज खा रहे हैं जो कि प्रॉपर मैदा से बनी हुई है, तो और आपको पता भी है कि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बेनिफिट होगा तो बहुत कम होगा, आपकी बॉडी को नुकसान ज्यादा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। स्टिल आज का यूथ उसे खाता है, उसे कंज्यूम करता है, यानी हमें कॉन्सेप्ट पता है कि इसको खाने से हमें लॉस होगा, बट स्टिल वी आर नॉट अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट, स्टिल वी आर नॉट अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट। यही तो प्रॉब्लम है। हम शिक्षित होने के बाद भी, हम पढ़े लिखे होने के बाद भी उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना, यही फर्क है। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं हैं, समझिएगा बात। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद कर लेना पढ़ा लिखा होने की निशानी है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो उस पढ़े हुए को अप्लाई कर ले, उसे जीवन में लागू कर ले, इंप्लीमेंट कर ले, तो बात मानिए आप शिक्षित वर्ग की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षित हो सकता है। कैसे, समझिएगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें कहिएगा कि लो मैं आपके लिए पिज्जा लेके आया हूं, कि दादाजी आज मैं आपके लिए पिज्जा लेके आया हूं, टेस्ट करो। वो मना कर देंगे, वो टोटली मना करेंगे। आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मना कर देंगे, ठीक है। पुराने जमाने के जो गांव से बिलोंग करते हैं अक्सर, वो मना कर देंगे। रीजन उन्हें क्लियरली पता है। वो आपसे पहले पूछ लेंगे ये पिज्जा बनता कैसे, आप बोलोगे दादाजी मैदा से बनता है, वो मना कर देंगे, खाना ही नहीं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया हमें मोटा आटा खाना है, मिलेट्स खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बारीक आटे में गेहूं खा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे भाई। कभी किसी वार त्योहार पर हमने खा लिया, वो बात अलग है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया इससे लॉस होगा, इससे नुकसान होगा, बॉडी को प्रॉब्लम होगी, खाना ही नहीं। इन्हें कहते हैं शिक्षित वर्ग। यानी ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जितना पता है उसको लागू करना, जो शिक्षा मिली है उसे लागू करना, वो शिक्षित कहलाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम इस सेक्शन में, इस सीरीज में जो भी पढ़ेंगे, आप उसे लागू करेंगे और देश को शिक्षित वर्ग की तरफ लेकर जाएंगे। और आगे चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे नेशनल इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में समझेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कैसे आ रही है, किस सेक्टर से कितनी इनकम आ रही है, नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किन चीजों को एक्सक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, किन चीजों को शामिल करना होगा, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, इन्हें डिटेल में समझ लेंगे। मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपसे कहा था कि दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, एक होगी इंडियन इकोनॉमी, एक होगी इंडियन इकोनॉमी और एक होगी वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये सब इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी में ये जो मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ये पढ़ने होंगे। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ऐसी कई सारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी फंड से रिलेटेड चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट जो बच जाते हैं वो मैंने मिसलेनियस में डाले हुए हैं, हम उन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे। यानी प्रयास हमारा ये होगा कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज उसे पढ़ें, साथ ही उसे अप्लाई करने का तरीका भी समझे। एज ए ब्यूरोक्रेट यूपीएससी आपसे चाहता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसे अप्लाई भी करें। यानी यूपीएससी शिक्षित वर्ग के कैंडिडेट को हायर करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है, रिक्रूट करना चाहता है, ना कि पढ़े लिखे लोगों को। यूपीएससी चाहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो चाहता है वो चाहता है शिक्षित वर्ग के लोग ब्यूरोक्रेसी में आए और देश में उन कॉन्सेप्ट्स को लागू करें, देश की इकोनॉमी को संभालें, देश की अर्थव्यवस्था को संभालें, और ना सिर्फ अर्थव्यवस्था, देश की गवर्नेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सही तरीके से और सुचारू रूप से संभालें। इसके लिए हमें इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। दैट इज वाई यूपीएससी आपसे एप्लीकेशन पे ज्यादा सवाल पूछेगा। सिलेबस आप देख लीजिए, टोटल एप्लीकेशन के ऊपर सिलेबस बोला है, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर सिलेबस बोला है। अब इन एक एक ब्रॉड टॉपिक को
हम डिटेल में मैंने इनके अंदर पॉइंट्स डाले कि इनके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी क्या क्या सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इनके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होता है। अक्सर बच्चे इन दो शब्दों में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें ये शब्द समझ में भी नहीं आते हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को डिटेल में समझना होगा कि भैया ये इकोनॉमिक्स क्या चीज है और ये इकोनॉमी क्या चीज है। इकोनॉमी में भी इंडियन इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या है, हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। साथ ही इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ लेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन्हें भी समझेंगे। इसके अलावा हम इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ेंगे। इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। चूंकि देश बड़ा है तो काम भी बहुत सारे होंगे, अलग अलग वैरायटी के काम होंगे। उन वैरायटी के कामों को हमने एक पार्ट में शामिल कर लिया है, अलग अलग सेम कामों को हमने सेम पार्ट में शामिल कर लिया, उनकी डिवीजन कर दी, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इस टाइप से हमने डिवाइड कर दिया। खेती से संबंधित सारे काम एग्रीकल्चर सेक्टर में डाल दिए, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से संबंधित सारे काम हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाल दिए, सर्विस से रिलेटेड सारे काम सर्विस सेक्टर में डाल दिए। यानी हमने उन कामों को पहले तो बड़ा ब्रॉड डिवीजन किया ताकि समझने में आसानी हो जाए, कंपेयर करना इजी हो जाए कि किस सेक्टर से देश में कितना पैसा आ रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। आप समझो बात को, जो भी हम यहां पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको, उसका उद्देश्य इतना सा ही है कि देश की इकोनॉमी को समझना है, देश की अर्थव्यवस्था को समझना है। देखते हैं और आगे, डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमी। डिमांड क्या होता है? मांग, हिंदी में इसे मांग कहते हैं। पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास पैसा आता है, पब्लिक काम करती है, जनता काम करती है, काम करने से उन्हें जो आय मिलती है यानी इनकम मिलती है, सोर्स ऑफ अर्निंग मिलती है, उस सोर्स ऑफ अर्निंग को या इनकम को जहां वो खर्च करता है, उस खर्च को हम डिमांड कहते हैं। मान लीजिए ए एक दिन के 1000 रुपए कमाता है, ए नाम का व्यक्ति एक दिन के 1000 रुपए कमाता है। 1000 रुपए से वो क्या डिमांड कर रहा है, कहां खर्चा कर रहा है, वो उसकी डिमांड है। 1000 रुपए को वो, मान लीजिए कि डेली वो 100 रुपए की सब्जी खरीदता है, तो सब्जी डिमांड हो गई उसकी, समझ रहे हैं? 100 रुपए का दूध डेली खरीदता है तो दूध उसके लिए डिमांड हो गया। उसी तरीके से सप्लाई, सप्लाई मैन्युफैक्चर का कॉन्सेप्ट है, डिमांड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कंज्यूम करने वाला ही तो डिमांड करेगा जिसे काम में लेना है। सप्लाई जो है, सप्लाई करने वाला यानी सप्लायर का कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट है, जो गुड्स को बनाता है। जब ज्यादा डिमांड होगी तो वो ज्यादा गुड्स को बनाएगा। यानी सप्लाई जो है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है और डिमांड जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, कैसे काउंट की जाती है। आपने देखा होगा कि देश में जीडीपी 5% है, 8% है, डबल डिजिट 10% में है। अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है, कितनी स्पीड से ग्रोथ हो रही है, इन्हें समझेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझेंगे कि देश का विकास कैसे हो रहा है, किस सेक्टर में कितना विकास हो रहा है, ट्रेंड्स को समझ लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यूपीएससी का और मोदी जी का अभी का फेवरेट वर्ड चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई थी 1992 में, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कहा जाता है, जो कि ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में हुई थी। उस मीटिंग को अर्थ समिट भी कहा जाता है। दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए उस दुनिया की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज, मोर देन 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया।
और यहाँ पर दुनिया को बचाने का यानी अर्थ को बचाने का वादा किया गया, कुछ डिस्कशंस किए गए, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शामिल थे। हर कंट्री को वो अडोप्ट करने पड़े, हमने भी अडोप्ट किए। हमने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडोप्ट किए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ लेंगे यानी लॉन्ग टाइम में हमें डेवलप करना है तो नेचर को, एनवायरनमेंट को बचाकर चलना है, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। इस तरीके से डेवलपमेंट करिए, देखेंगे बहुत डिटेल में देखेंगे, इन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और समझते हैं, आइए अगला टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो मनी और मनी सप्लाई का बात करेंगे कि भैया मनी प्रिंट कौन करता है, मनी में नोट कौन प्रिंट करता है और कॉइन कौन मिंट करता है। कॉइन्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है मिंट, समझिएगा बात को, कॉइन्स के लिए वर्ड यूज किया जाएगा मिंट, नोट्स के लिए वर्ड यूज किया जाएगा यानी पेपर करेंसी के लिए वर्ड यूज किया जाएगा इशू या प्रिंट। बात आ रही है समझ में? जी हाँ, तो कॉइन्स और नोट्स किसकी कंट्रोल में है, कौन इन्हें पावर देता है, कौन इन्हें लीगल टेंडर बनाता है, लीगली पावर देता है, कौन इन्हें प्रिंट करने की परमिशन देता है, इनकी प्रक्रिया क्या होती है प्रिंट करने की, उसको समझेंगे। मार्केट में मनी सप्लाई को समझेंगे। मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो डिमांड ज्यादा, यानी पैसा ज्यादा है अगर आपके जेब में तो आप खर्च भी ज्यादा करोगे, यानी डिमांड आप ज्यादा करोगे। पर अगर आप डिमांड ज्यादा करोगे और सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मनी सप्लाई से जुड़े हुए हैं, हम उसे समझेंगे। मनी सप्लाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवन मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई ज्यादा होगी, अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो महंगाई भी कम होगी, डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को मार्केट में, वो भी समझेंगे। यानी यहां पर हम मनी और मनी सप्लाई से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा यहां पर हमें और क्या क्या चीजें समझनी है, देखते हैं। अगला टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। यानी इस पूरी स्लाइड में हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट को ही समझना है। बैंकिंग सिस्टम देश में किस तरीके से काम कर रहा है उसको जानेंगे। ये जानेंगे कि देश में एपेक्स बैंक कौन सा है, टॉप बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक कौन सा है, उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। उनके अंडर में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, उनको समझने का प्रयास करेंगे। बैंकिंग सिस्टम को यहां प्रॉपर्ली हम समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बात समझिएगा कि यूपीएससी जो है वो आपको स्कॉलर नहीं बनाना चाहता। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप हर फील्ड में मास्टरी करो या हर फील्ड में पीएचडी कर लो या स्कॉलर बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक्स दिए हैं। ये बेसिक टॉपिक्स है जो एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को, एक ब्यूरोक्रेट को, जो सरकार में सरकार की रिप्रेजेंटेटिव बनके सरकार चलाएगा या देश चलाएगा या हम कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, उसके पास बेसिक जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। बैंकिंग सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें पढ़ना है कि कौन कौन से अदर टाइप के बैंक्स खुले हैं, डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव्स बैंक क्या होते हैं, इन्हें समझेंगे। अलग अलग फील्ड को डेवलप करने के लिए हमने डेवलपमेंट बैंक बना दिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्प करने के लिए हमने कोऑपरेटिव बैंक्स बना दी। एनपीए के बारे में बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं हम इन्हें। यानी जब लोग बैंक से पैसा लेकर भूल जाते हैं देना, जब लोग बैंक से पैसा लेकर उन्हें देना भूल जाते हैं
या देने की इच्छा नहीं रखते हैं, या देना ही नहीं चाहते हैं, या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या देश छोड़कर चले जाते हैं, ये सारे लोग एनपीए कहलाते हैं। इनकी वजह से इन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। ये एसेट बन सकते थे, लेकिन बैंक के लिए ये अब नॉन परफॉर्मिंग है, ये बैंक के लिए किसी काम के नहीं है। क्योंकि ये बैंक के लिए किसी काम के लिए नहीं है, और ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था कि बहुत बड़े बड़े लोग देश से, बिजनेसमैन जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो देश से पैसा लेकर, देश के बैंकों से पैसा लेकर, हजारों करोड़ों का पैसा लेकर देश छोड़कर चले जा रहे थे। जैसे विजय माल्या हो गया। उन लोगों से देश को बचाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया एनपीए का। बेसल स्टैंडर्ड्स आए। बेसल स्टैंडर्ड्स बैंकिंग से रिलेटेड हैं, और इनमें बैंकिंग सेक्टर को संभालने के स्टैंडर्ड्स हैं। थोड़ा टेक्निकल है, समझेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब इतना सा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गांव, दूर दराज और रिमोट एरियाज के लोगों को भी फाइनेंस के सेक्टर में शामिल करें, यानी उन्हें बैंकिंग सेक्टर से जोड़ें। आपने देखा होगा कि अक्सर गांव में लोग मनी लेंडर से पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। एक ब्याज देने वाले व्यक्ति से पैसा बोरो किया जाता है, और वो लार्ज लेवल पर ब्याज लेता है, वो काफी हाई ब्याज लेता है। चूंकि वो ब्याज ज्यादा लेता है, तो किसान और जो वो गरीब वर्ग है जो ब्याज ले रहा है, वो उसके ट्रैप में आ जाता है, उस ब्याज के ट्रैप में आ जाता है, उस उधारी के जाल में फंस जाता है, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। और उस डेट ट्रैप में आकर वो फंसता चला जाता है। वो अपनी जमीन, जायदाद, घर, इवन कहीं जगह तो उसे अपनी गुलामी करनी पड़ती है, फ्री में काम करना पड़ता है। इन चीजों से बचने के लिए सरकार ने सोचा कि सभी लोगों के घर में, हर घर में एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, ताकि हम पब्लिक को सीधा पैसा दे सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सब्सिडी दे सकें, पेंशन दे सकें। ठीक है, यानी डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। पहले क्या था, बैंक नहीं हुआ करते थे। बैंक गांव में इतने बैंक नहीं होते थे, या गांव में बैंक होते थे तो गरीब लोगों के पास इतनी शिक्षा नहीं थी कि वो अपने अकाउंट खुलवाए। गरीब व्यक्ति जाता था पेंशन वाले डिपार्टमेंट में पैसा लेने के लिए, और काफी चक्कर लगवाए जाते थे। लेकिन अब बैंक के खाते में सीधा पैसा आ जा रहा है। बैंक के खाते में आपका पैसा आ जाएगा, आपको बैंक जाके विड्रॉल का फॉर्म भर के पैसा निकालना है, या एटीएम कार्ड से पैसा निकालना है। गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में शामिल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सीधा ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा पहुंचे। और ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट होगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा लोगों के पैसे के बारे में जानकारी होगी, गवर्नमेंट की नजर होगी। पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि गरीबी रेखा से संबंधित सारी बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन जो है उससे नीचे कितने लोग हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन को जंप करके ऊपर आ चुके हैं, अबाव पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं। पॉवर्टी को समझेंगे, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को देखेंगे, पॉवर्टी के रीजंस देखेंगे, पॉवर्टी को मेजर करने के तरीके देखेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, जैसे एमजी नरेगा, जिसका अब नाम वीबीजी रामजी रख दिया गया है, विकसित भारत ग्रामीण। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन के बाद एनबीएफसी के बारे में जानेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इनके बारे में समझेंगे। नॉन बैंकिंग लग रहा है इनके आगे, यानी ये बैंक तो होगा लेकिन बैंक की तरह काम नहीं कर पाएगा, बैंक की तरह इनके पास पावर नहीं होगी, बैंक की तरह इनके पास कुछ क्षमताएं नहीं होगी, कुछ काम ये बैंक के नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी काम ये बैंक के कर सकते हैं। इनके बारे में समझेंगे, इनका देश में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्हें क्यों बनाया गया, उसके बारे में जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि देश में मॉनेटरी पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए, एक्सपेंशनरी होनी चाहिए।
यानी मनी सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उसके बारे में समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। हमें खेलना नहीं है, हमें समझना है, हमें बेसिक जानकारी चाहिए कि हम देश में फर्स्ट एड कर सकें। मनी एंड कैपिटल मार्केट को समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके दो पार्ट हैं, मनी एंड कैपिटल मार्केट। एक स्टॉक एक्सचेंज भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। मनी और कैपिटल मार्केट को भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यानी देखो, हमने डिटेल में यहाँ पर ब्रॉड टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और देखते हैं, ये अगला है पब्लिक फाइनेंस। अगला क्या है? पब्लिक फाइनेंस है। आओ, पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक का जो पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं, उसका क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी को समझेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि देश में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या सोर्सेज हैं, क्या एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स को समझेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, उनको जानेंगे। टैक्स सिस्टम को पहचानेंगे कि देश में कितने टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कितने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, इनको समझेंगे। यानी पब्लिक का पैसा, पब्लिक का जो पैसा है उसका क्या हो रहा है, उसके बारे में जान। और देखते हैं, ये इकोनॉमिक प्लानिंग को समझेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। बजट और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था का पूरा सर्वे किया जाता है हर साल, और उसका डेटा यहां दिया जाता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इनको जानेंगे। जैसे 5 ईयर प्लान्स का क्या हो रहा है, पंचवर्षीय योजना इन्हें हिंदी में कहेंगे। टैक्स सिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आ ही गया वापस, ये भी इसमें रिपीट हो गया। चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इकोनॉमी के चैलेंजेस में गरीबी, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी और इन्फ्लेशन को समझेंगे। इनके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं तो हम वो भी पढ़ेंगे। जो हॉट टॉपिक्स रहेंगे उनको बिल्कुल जानेंगे। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ेंगे हम, कि इंडियन इकोनॉमिक्स को हमने अलग अलग सेक्टर्स में जो डिवाइड किया है, उन सेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उन सेक्टर्स के अंदर के कुछ टॉपिक भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें एमएसपी पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या कॉन्सेप्ट है। फार्म सब्सिडीज पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पढ़ेंगे, हम क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ेंगे, हम फार्मिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। ऐसी और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे हम इरिगेशन सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम वेयर हाउसिंग सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझेंगे कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज को लेकर क्या पॉलिसी है। माइक्रो सेक्टर्स, मीडियम सेक्टर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समझने का प्रयास करेंगे। एमएसएमई सेक्टर्स हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समझेंगे। गवर्नमेंट इनको बढ़ावा देने के लिए, इन्हें प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं, ये समझेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट समझेंगे, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट समझेंगे क्या होता है। एमएसएमई देखा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर समझेंगे। सोशल सेक्टर में पॉवर्टी वे एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जा रहे हैं, गरीबी को दूर करने के क्या क्या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है, पढ़ेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे कि सभी लोगों को एक साथ ग्रोथ हो रही नहीं हो रही। एक तो ग्रोथ होती है कि कुछ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बढ़ रहे हैं। यानी पुअर गेट्स पुअरर एंड रिचर गेट रिचर। ठीक है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। इनकी जो दूरी है, क्या ये कम हो रही है या नहीं हो रही है, क्या ये सभी लोग ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स को समझेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन को समझेंगे कि आज देश की जनता में, यानी देश की पॉपुलेशन जो है उसमें कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जैसी चीजें क्या है, उनको समझेंगे।
हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स हम समझने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ को पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर को पढ़ेंगे। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो देश की आय कितनी है कैसे पता करें उसके बारे में जानेंगे, उसके तरीके समझेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे। समझने के बाद उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे कि ये तरीके से इस फॉर्मूले से हमने फैक्टर इनकम मेथड से हमने ये इनकम निकाली है देश की जीडीपी इतनी हो रही है, इसमें प्राइमरी सेक्टर का इतना हेल्प है, गवर्नमेंट सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का इसमें इतना रोल है, सर्विस सेक्टर का इसमें इतना रोल है। हम इन्हें तो समझेंगे यानी हम उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद अगला आता है न्यू सेक्टर्स जो देश में आज चल रहे हैं, आज इमर्ज हो रहे हैं। फिनटेक, ठीक है, फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का यूज जो हो रहा है उसको जानेंगे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज मार्केट में इन्वेंट हो चुकी हैं और फ्यूचर में इन्वेंट होने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स समझेंगे, क्या नए नए इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स आ रहे हैं उनको जानेंगे। न्यू टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, नई नई टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है उनको जानेंगे। नए नए शब्द जो आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसको समझेंगे, एआई को समझेंगे। ऐसे कुछ वर्ड्स हम समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मेजर इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे। ग्लोबल मेजर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया। इन सभी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका रोल क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया है, ये वर्ल्ड और दुनिया की कंट्रीज के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, ये देश की इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करते हैं उनको समझेंगे। हम यहाँ जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को समझेंगे। FER यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है सर। अक्सर आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गड़बड़ा गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, उसको समझेंगे। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज समझेंगे, फॉरेन ट्रेड समझेंगे, ठीक है, फॉरेन से हमारा व्यापार कैसा है उसके बारे में जानेंगे। मिसलेनियस की बात करूं मैं, मिसलेनियस की बात करूं तो मिसलेनियस में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे वर्ड्स क्या हैं। स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से कर रही है, नए ट्रेंड्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के और मेजर गवर्नमेंट की स्कीम्स जरूर जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट PCS में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने PYQs का एनालिसिस डाला है, इस एनालिसिस को देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के इन टॉपिक्स से कितना कितना मटेरियल आता है। 2011 से 2024 का मैंने पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज वेटेज डाल दिया है। यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस हैं 2011 से 24 तक, 22 से 24 तक पिछले 2 सालों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और इधर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 2012 से 24, 22 से 24 तक। यानी अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, जैसे नेशनल इनकम हो गया जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, तो यहां पर देखेंगे लगभग 10% हिस्सा 2022 से 24 से पूछा जा रहा है। 8 से बढ़कर ये 10% हिस्सा हो गया है। यानी अब 5 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे, ये एवरेज वेटेज कह रहा हूं मैं। 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको देखने को ही मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमी से। गवर्नमेंट के बजट और गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो 2 क्वेश्चन परमानेंटली देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की बात करूं तो अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। RBI की फंक्शनिंग की बात करूं तो यहां पर मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 10% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट कम हो गया, डेटा कम हो गया। यहाँ पर RBI की बात करें और इंडियन बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी मात्रा में सवाल पूछे जा रहे हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए।
फाइनेंशियल मार्केट की बात करें यानी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, तो 18% यानी 9 क्वेश्चन 2022 से 24 तक पूछे गए हैं, काफी अच्छा है। कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 7 क्वेश्चन यानी 14% यहां पर आपको इनका कंट्रीब्यूशन मिलता है। यानी ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, एवरेज बेसिस पर दिया हुआ है, हमें ये वाला नहीं देखना अभी, है ना। हम ये देखते हैं एवरेज क्वेश्चन 2022 से 24 का, ठीक है। और देखें टॉपिक में देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर, यानी यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक यहाँ आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ये वर्ल्ड इकोनॉमी आ गई जिसमें WTO, IMF जैसे ब्रॉड टॉपिक्स पूछे जा रहे थे। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने लगे। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी की बात करें तो 1 क्वेश्चन, लेकिन इस बार ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस बार ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉवर्टी, डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन की बात करूं, 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, गरीबी से रिलेटेड, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट 1 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चन, खेती से, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, लॉज और पॉलिसीज से बात करूं तो 1 क्वेश्चन पूछा गया। 5 ईयर प्लान से अब क्वेश्चन पूछना बिल्कुल कम कर दिया है, चूंकि 5 ईयर्स प्लान की अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची है। 5 ईयर प्लान जो है अब खत्म हो गए हैं, अब गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स को फॉलो नहीं कर रही है, दैट इज वाई ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। यानी अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करना चाहूं तो ये है कि हमें इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। हर एक टॉपिक को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में आपको अपलोड करने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से हम कनेक्ट होंगे और वहां पर हम इन्हें पेपर शीट्स में आपको अपलोड कर दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट्स, वहां से भी आप इन्हें समझ सकते हैं। आप इन्हें सॉल्व करके मुझे मेरी मेल आईडी पर कमेंट कर सकते हैं या इस वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, और मेल आईडी पे आप मुझे डिटेल कमेंट कर सकते हैं, यानी एक मेल कर दीजिए, कोई भी डाउट हो मैं हमेशा आपके पास हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर्स हैं, ये किस एग्जाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किस ईयर की बात करें तो इकोनॉमी का बेसिक तो होता ही होता है। इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स आप समझिए इसमें स्टैटिक पोर्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ करंट पोर्शन भी आपको हमेशा इफेक्ट करेगा। स्टैटिक पोर्शन को करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी स्टैटिक का जो बेसिक होगा, स्टैटिक का जो बेसिक पार्ट होगा उसे करंट टॉपिक से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैटिक का जो बेसिक पोर्शन होगा उसे करंट से जोड़कर पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टैटिक का पोर्शन है इन्फ्लेशन, तो उसे पूछा जाएगा। मनी सप्लाई, उसे इन्फ्लेशन से जोड़कर पूछ लिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे बेसिकली आपसे। यानी करंट अफेयर्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स यहां पर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हम यहां पर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन ही पढ़ेंगे इस सीरीज में। करंट अफेयर्स के लिए हमें अलग से सीरीज चलाएंगे जो ईयर वाइज होगी। ये सीरीज किसी भी साल में आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी साल का स्टूडेंट, किसी भी ईयर का स्टूडेंट आने वाले कल में इस सीरीज को दे सकता है, अगर सिलेबस सेम रहा तो, ठीक है। करंट अफेयर्स का पोर्शन जो रहेगा वो इसमें कवर्ड नहीं है, कम ही कवर्ड रहेगा। अगर मैं कहूं इस सीरीज को देखने के लिए किसको फायदा होगा, तो लगभग हर उस विद्यार्थी को, हर उस एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, यानी 2026-27, 27-28 इन एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चे इस सीरीज को बहुत इजीली देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। आप लोगों को जो करना है
सीरीज को समझना है, सिलेबस को पढ़ना है। सिलेबस को सबसे पहले आपको पेज पर लिख लेना है। आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर पहले ही पेज पर आपको सिलेबस लिखना है। डेली आपको सिलेबस पढ़ना है, ये सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे ही ये सिलेबस आपको याद होगा, आप समझिएगा मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं। आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, आप ये समझेंगे। आप देखेंगे कि भैया मार्केट में प्याज के भाव बढ़ गए हैं, तो आप क्रॉपिंग पैटर्न समझेंगे। आप एग्रीकल्चर को जब पढ़ेंगे तो आप एग्रीकल्चर में जानेंगे कि भैया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझेंगे वहां पर, कि हम मेजर प्रोडक्ट जो है, जो प्याज है, जो प्याज की फसल होती है, उसका मेजर हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अच्छी क्वालिटी वाला, तो देश में प्याज की कमी आती है और कमी की वजह से उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं इनके भाव बढ़ जाते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे ना कि भैया प्याज के भाव बढ़ गए, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स के उस सेक्शन के उस सब टॉपिक का पार्ट होगा। जिस दिन आपने ये कनेक्ट करना सीख लिया, उस दिन समझ लीजिए आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बहुत अच्छा कर लिया। आपको सिलेबस याद हो गया है, अब आप कनेक्ट करना सीख गए। जिस दिन ये कनेक्शन सीख गए, वो आपके लिए एक गोल्डन गोल्डन पॉइंट होगा कि आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट अचीव कर लिया है अपनी जर्नी में, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। यानी सिलेबस को आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, ठीक है, बाय हार्ट आपको लर्न करना है एज इट इज। यानी अगर नींद में भी पूछ लिया जाए तो सिलेबस आपको याद हो। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कोई भी युद्ध आप लड़ोगे, कोई भी जंग आपको लड़नी है, कोई भी एग्जाम आपको देना है, तो आपको आपके विरोधी के बारे में सब जानना जरूरी है। उसकी कमियां, उसकी ताकत, सब कुछ जानना है आपको, और यहाँ पर याद भी रखना है। तो उन कमियों को, उन ताकत को याद रखिए, उसे लागू करने का प्रयास कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, इकोनॉमिक्स को जानिए कि न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस सिलेबस के किस सेक्शन का टॉपिक है, कि भैया ये इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टॉपिक है। समझ रहे हैं बात? कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इकोनॉमी के, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे। ये रहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए आप लोग। मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आपको नोट्स खुद बनाने होंगे, नोट्स बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस सिलेबस को लिखना है। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेज पर, कॉपी के फर्स्ट पेज पर आपको कॉपी इन नोट्स को डिटेल में लिखना है, याद रखिए, और बाय हार्ट याद करना है। ये आपके लिए मेरा होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।